आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात समाज के उन प्रमुख हस्तियों से कराएंगे जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपना विकास करते हुए देश को भी नई दिशा देने की कोशिश की है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को हम खास मुलाकात में आपसे मिलाएंगे जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसी कड़ी में टेक्नोक्रेट दिनेश चंद्र उपाध्याय से हमने उनके बारे में कई अहम सवाल किए जिनका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। प्रवासी संदेश में मैं अभिज्ञान उपाध्याय लेकर हाजिर हूं एक ऐसे शख्स की मुलाकात और मीरा भाईंदर के वरिष्ठ उत्तर भारतीय हैं। मैं बात कर रहा हूं दिनेश चंद्र उपाध्याय की, जिनके साथ इस मुलाकात में मैं तमाम मुद्दों पर बात करके उनके बारे में जानूंगा और आप लोग भी उनको अच्छे से जान पाएंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं प्रवासी संदेश में आपका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बेसिक जानकारी दें, मतलब आपका गांव कहाँ है और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है। धन्यवाद अभिज्ञान प्रकाश जी। मैं हूं दिनेश चंद्र उपाध्याय। मेरा जन्म जौनपुर ज़िले में सराय भानी एक छोटा सा गांव है, वहां पे मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद मेरी शिक्षा गांव के स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल कल्याणपुर, मिडिल स्कूल कोल्हुआ, उसके बाद इंटर कॉलेज तेजी बाज़ार से मैंने शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात मेरा एडमिशन IIT BHU में 1971 में हुआ। वहाँ से हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात मैं कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ हूँ। हमने बिजनेस मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम कॉरपोरेट जगत से जुड़े। हम अशोक लेलैंड में 2007 में महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मैं टोयोटा समूह में हिनो मोटर्स में महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त थे। वहाँ पर हम 14 साल थे। उसके पश्चात हमने अपना खुद का स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किया है ग्रेटर नोएडा में। वो भी नया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप अपने परिवार के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, हमारे परिवार में हमारे माताजी पिताजी किसान थे, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें और सरस्वती की हमारे यहाँ पूजा होती थी। हम 4 भाई मुंबई में ही हैं। हमारे सबसे बड़े भाई साहब वो स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ पे प्रिंसिपल थे चेंबूर में, और इस समय भी वो डायरेक्टर हैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज में न्यू बॉम्बे में। उसके बाद मैं हूँ। मैं पहले अशोक लेलैंड में था, जैसा मैंने आपको बताया, फिर टोयोटा समूह में था मैं। मुझसे छोटे हैं रमेश चंद्र उपाध्याय। उन्होंने भी IIT से बीटेक किया था 1974 में, और वे मझगांव डॉक से ग्रुप जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद वे एफकॉन्स में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए। इस समय वे सेवानिवृत्ति का जीवन यापन कर रहे हैं। दिनेश चंद्र उपाध्याय के सुपुत्र डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय USA में प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वहां की मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड होने के साथ ही एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर सेवा दे रहे हैं। पुत्र वधु श्वेता भी फेफड़े की बीमारियों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। पौत्र दीप उपाध्याय शिकागो के टॉप रैंकिंग साउथ वेस्टर्न मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपका समय कैसे कट रहा है? पहली चीज़ तो ये है कि हमने एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किया है। कुछ समय मैं उसमें देता हूँ, उनको मैं सुझाव देता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक कॉरपोरेट हाउस में अभी भी मैं सलाहकार हूँ। इसके पश्चात हम और हमारे श्रीमती जी दोनों साथ में अधिक से अधिक समय हम लोग बिताते हैं। नई पुरानी यादें हैं, बात करते रहते हैं।
चाय पर चर्चा हमारे यहाँ राजनीति की नहीं होती है, घर की होती है, परिवार की होती है, बच्चों की होती है। सुना है कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आप द्वारा कर्मकांडी पंडितों के लिए काफी मदद की गई थी, उस बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, उस समय हमने मुझे आभास हुआ कि सरकार कुछ विशेष वर्गों के लिए तो सहायता दे रही है, लेकिन गरीब ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जिनका जीवन यापन केवल पूजा पाठ से चलता है, वे बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे होंगे, ऐसा मैंने आभास किया। तो हमने फेसबुक पर जितने भी मीरा भाई अंदर के कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनको मैंने निवेदन किया, यदि आपको कोई आर्थिक कठिनाई हो तो आप मुझे संपर्क करें, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। हमारे पास बहुत से फ़ोन आए अंधेरी से, मलाड से, नाला सोपाड़ा से, लेकिन हमने अपनी मजबूरी बता दी कि हमारी क्षमता केवल मीरा भाईंदर के कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए है। और उसमें जिन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया, सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि आपको हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सूरत देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान में रखते हुए ये कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं उनसे कहता था, जिसका भी फ़ोन आता था कर्मकांडी ब्राह्मण का, मैं उनसे स्वस्ति वाचन करने का निवेदन करता था फ़ोन पर ही। यदि वे सही स्वस्ति वाचन कर देते थे तो मुझे विश्वास हो जाता था कि कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। फिर मैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका पता और बैंक का विवरण ले लेता था और मैं उनको पैसा उनके बैंक से भेज देता था। मैं इसलिए कर रहा था, मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं ये प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, और जिन ब्राह्मणों को मिला है केवल उनको मालूम है कि हाँ किसने दिया है, और केवल मुझे मालूम है कि मैंने किन कर्मकांडी ब्राह्मणों को दिया है। मैंने कहीं भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया है। अपने जीवन में आपने दिल्ली में कई सरकारें देखी हैं, जी। वर्तमान में मोदी सरकार में आप क्या अलग पाते हैं? मोदी सरकार आने के बाद भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है। हम लोग तो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमने देखा है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान सभी क्षेत्रों में दिया है, विशेषकर उन लोगों को जो प्रतिभाशाली हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और मोदी जी के कारण ही आज भारत काफ़ी कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो और या किसी दूसरा कोई भी आप क्षेत्र ले लीजिए, बहुत प्रगति हुई है भारत की। मुझे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पर गर्व है, यद्यपि मैं राजनीति में नहीं हूँ। खास मुलाकात में उपाध्याय जी ने बताया कि एक बार 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सुझाव मेल किया था, जिसको सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 1 अप्रैल 2021 में स्वीकार कर लिया था। कि मोदी जी को मैंने बेसिकली ये सलाह दिया था कि आप घर चाहे जितनी नई मशीनें ला दीजिए, जितनी भी कुछ कर लीजिए, जब तक आपका घर सही नहीं होगा, जबकि आपके पुराने कचड़े साफ नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। मैंने उनके बजट में कुछ खामियां उनको गिनाई थी, जैसे उन्होंने कहा हम यूरो 6 व्हीकल्स लाएंगे या हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाएंगे। तो मेरा सुझाव ये था कि जब तक आपकी पुरानी गाड़ियाँ यूरो 0, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 रोड पर चलती रहेंगी, ये समस्या कभी हल नहीं हो सकती। पहले आप इनका कुछ उपाय कीजिए, इनको फेज आउट कीजिए धीरे धीरे, यूरो 0, यूरो 3, यूरो 2, इनको जब तक आप फेज आउट नहीं करेंगे, आप कितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ला दीजिए, समस्या हल नहीं होगी और पोल्यूशन कम नहीं होगा। दूसरा मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसी भी पूरे विश्व में कहीं पर भी 100% नहीं है, इसलिए इसको भी फेज में ही लाना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बैटरी चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ऐसे प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए। मुंबई के उत्तर भारतीय समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, उत्तर भारतीय समाज हमारा बहुत प्यारा समाज है। इसमें इनको कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में हैं कि इनमें आपस में जितना स्नेह होना चाहिए उतना नहीं है, एक दूसरे का पैर खींचने का प्रयास करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, संगठन में शक्ति होती है। आज उत्तर भारतीयों की संख्या
मुंबई में और मीरा भाईंदर उसके उपनगरों में इतनी अधिक है कि ये किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बन सकते हैं। किंतु इनके अंदर संगठन का अभाव है, सहिष्णुता का अभाव है, इसलिए इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना इन्हें बढ़ना चाहिए था। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल को मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप प्रगति करते रहें। मेरा सुझाव यही है कि आज आज अधिक से अधिक चैनल राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, राजनीतिज्ञों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप लोग टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को और अन्य कुछ लोग जो अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ाएं। जैसे आज प्रधानमंत्री जी भी ऐसे लोगों को महिमा मंडन करते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। ये आवश्यक है। आपके चैनल को भी मेरा यही निवेदन है कि आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए, उनको सबके सामने लाइए, उनकी भी बातें लोगों तक पहुंचानी जानी चाहिए।